नमस्कार छात्रों, आप देख रहे हैं कॉमर्स ट्यूब और मैं हूं आपके साथ विवेक कुमार विद्यार्थी। आप बने रहिए हमारे साथ, मैं आपको कॉमर्स का फुल कोर्स करवाऊंगा। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो डिस्कशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म 12th के लिए है। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें आपको तैयार करना है जर्नल। तो एंट्री हमने आपको इससे पहले वाले वीडियो में दे दिया है। पहला लिखा हुआ है वसूली भी है 2500 रुपया। तो इसका नंबर 1 ये हमने फॉर्मेट लिया हुआ है, डेट, पार्टिकुलर्स, LF, अमाउंट को आप रुपीज में यहाँ पे लिखिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो पहला है वसूली भी है। एंट्री आप लोग पढ़ चुके हैं। वसूली भी का होता है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। तो किसी एक का प्रयोग करो, टू कैश अकाउंट, ठीक है। नरेशन भी इसमें लिखना होता है बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड, ठीक है ना। चलिए, नरेशन में एक ही बार लिखेंगे हम, यदि सेम टाइप का आएगा तो आगे नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा इसका आप लोग। आगे लिखा हुआ है वसूली भी है 3000 रुपया अशोक द्वारा दिया गया, जो कि एक पार्टनर्स है। खर्चा जो है बिजनेस का है, पार्टनर्स कर दिया है। एक बार अमाउंट डाल देते हैं 2500। तो खर्चा जो है बिजनेस का है, अशोक ने किया है। तो इसका एंट्री आप लोग लिखे हुए हैं, इफ एनी एक्सपेंस पेड बाय पार्टनर्स, यदि कोई खर्च पार्टनर्स द्वारा किया जाए उसका एंट्री होता है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स, अशोक है ना, टू अशोक्स कैपिटल अकाउंट 3000। नरेशन लिखेंगे हम बीइंग डिसोल्यूशन एक्सपेंस पेड बाय अशोक, ठीक है ना। अरे नंबर 3 है कि साझेदार अमित को 4000 की लागत पर संपत्तियों की वसूली करने के लिए नियुक्त किया गया। वसूली के वास्तविक 3000 रुपया हुए। तो जो पार्टनर्स अमित है ना, उससे कहा गया है कि आप सारा काम कीजिए, आपको जो है ना कितना मिलेगा, 4000 मिलेगा। खर्चा कितना हुआ, 3000। तो हमको 3 से कोई मतलब नहीं है, हमको मतलब है 4000 से। तो रियल्स ने खर्च है तो DR में आएगा, क्योंकि पेमेंट तो किया नहीं गया, अमित को बाद में मिलेगा। अमित पार्टनर्स है तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू अमित कैपिटल, टू अमित कैपिटल अकाउंट कितना है, 4000 है। और तो कुछ नहीं है। आप लोग क्या करेंगे, लास्ट में जोड़ लेंगे इसको, 4 3 7 2 9500 हो जाएगा, 9500, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 1। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। शॉर्ट क्वेश्चन सब है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, यहाँ भी आपको जनरल ही करना है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि गैर अभिलेखित दायित्व का भुगतान 3200 रुपया। मतलब अभिलेखित दायित्व अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी आपको पेड करना है, कितना, 3200। सेम एंट्री हो जाएगा नंबर 2 का 1। रियलाइजेशन को डेबिट टू कैश, सिर्फ नरेशन को चेंज कर देना है, बीइंग अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी पेड, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी पेड। ये 3200 है, 3200, और यहां भी कितना, 3200। अगला पॉइंट लिखा हुआ है साझेदार रोहित द्वारा 7500 के स्टॉक को लिया जाना। जो रोहित है पार्टनर्स, उसने स्टॉक ले लिया है। तो आप लोग इनकी पढ़े हुए हैं कि यदि कोई संपत्ति किसी पार्टनर्स के द्वारा लिया जाए, इफ एनी एसेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर्स, उसका एंट्री होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो यहाँ हो जाएगा पार्टनर्स, सॉरी पार्टनर्स का नाम दिया हुआ है रोहित है, तो यहाँ लिखेंगे हम रोहित कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, वो पार्टनर्स, हाँ, रियलाइजेशन अकाउंट कितना, 7500, 7500। नरेशन हम बोल रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। नरेशन का होगा बीइंग स्टॉक टेकन ओवर बाय रोहित, ठीक है। आगे लिखा हुआ है वसूली पर लाभ की राशि 18000 आशीष तरुण 5-7 के अनुपात में बांट लिया गया। वसूली खाते पर लाभ का एंट्री होता है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो नाम दिया हुआ है आशीष और तरुण, तो एंट्री हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, ये 18000 है, टू आशीष कैपिटल टू तरुण कैपिटल, तरुण कैपिटल अकाउंट। इसको बांट देंगे, 7 5 12 होता है, 7/12 गुना 18000,
ये 15, 15 से 105, ये हो गया 10,500, और ये 15, 75, इसका हो जाएगा 7,500। नरेशन आपको लिखना है बीइंग प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन। लास्ट में क्या करेंगे आप लोग, सबको जोड़ देंगे, और तो कुछ है नहीं यहाँ पे। वहाँ एक एंट्री और भी है, गैर अभिलेखित संपत्ति से 5500 की वसूली हुई है। कोई एसेट से अनरिकॉर्डेड है, उससे आपको रकम प्राप्त हुआ है, तो एंट्री होता है अलिखित या गैर लिखित संपत्ति की बिक्री से प्राप्त रकम के लिए कैश या बैंक ऑन डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। एंट्री करेंगे हम कैश ऑन डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। यह है 5500, और तो कुछ नहीं है। लास्ट में आप लोग क्या करेंगे, सबको जोड़ लेंगे, ये टोटल ऑफ जर्नल कहलाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है वो भी देखिए। यहाँ पे आपको सेम करना है, जर्नल ही करना है। यहाँ लिखा है रिटर्न व्यय 500 रुपया हुए, तो सेम ही हो जाएगा, इससे पहले भी सेम आया हुआ था। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश कितना, यहाँ 3200 है, इसको आप हटा के यहाँ 500 कर दीजिए, 500। ठीक है, ये नंबर 1 हो गया। नंबर 2 कहता है गैर लिखित संपत्ति से 2500 की वसूली हुई है। तो एक काम करते हैं ना, गैर लिखित संपत्ति से पहले आया हुआ था सबसे लास्ट में, इसको हम नंबर 2 कर देते हैं। नंबर 2 का एंट्री हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि गैर लिखित या अलिखित संपत्ति की बिक्री से प्राप्त रकम का एंट्री होता है कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है ना, ये नंबर 2 हो गया आपका। सिर्फ हम अमाउंट को चेंज कर देते हैं, आप लोग इसको फेयर कर लेंगे, अच्छा से कर लेंगे। ठीक है ना, कितना है, गैर लिखित संपत्ति से 2500 की वसूली हुई है, यहां डाल देंगे हम 2500। ठीक है, आगे 2000 का स्टॉक जिससे पहले ही वसूली खाते में ट्रांसफर कर दिया गया था, एक पार्टनर्स ए ले लिया, तो इससे पहले था स्टॉक रोहित लिया था ना, अभी ए ले लिया है, तो यहाँ पे रोहित को हटा के हम क्या करेंगे, ए कर देंगे। हम यहाँ लिखेंगे ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये नंबर 3 हो गया। ठीक है, कितना है अमाउंट, यहाँ है 2000 का स्टॉक, ये 2000। ठीक है, चलिए आगे है लेनदारों को जो पहले ही वसूली खाते में ट्रांसफर हो चुका है 3000 रुपया चुकाया गया। लेनदार को पेमेंट करेंगे, लेनदार दायित्व होता है, आप लोग एंट्री पढ़े हुए हैं, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, और ये 4 का लेनदार दायित्व है, दायित्व को चुकाने पर एंट्री होता है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कितना है, 3000 है, 3000। ठीक है, आगे लिखा हुआ है वसूली पर लाभ 4000 है, ए बी में जो है 3 एक अनुपात में बांट लिया गया। इससे पहले भी लाभ आया हुआ था, 18000 था, बांट लिए थे हम, सेम बांटने का एंट्री होगा, सिर्फ नाम को चेंज कर देंगे हम। ए भी है ना, आशीष को हटा के ए कर देंगे, तरुण को हटा के यहाँ पर हम क्या कर देंगे, बी कैपिटल। ये नंबर 5 वहां हो गया, नंबर 5। 4000 है, यहाँ लिखेंगे हम 4000, 3 एक है, यहाँ पर लिखेंगे 3000, और यहाँ पर लिखेंगे हम 1000। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 3। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। 4 कहता है बैंक ऋण 12000 रुपया चुकाया गया। बैंक ऋण जो लायबिलिटी है, लायबिलिटी को दायित्व को चुकाने का एंट्री होता है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, तो यहाँ पर लिखेंगे बीइंग बैंक लोन, ये नंबर 4 नंबर 12000 रुपये यहाँ लिखेंगे हम 12000। नरेशन लिखना है आपको बीइंग बैंक लोन पेड, बैंक लोन पेड। ठीक है, आगे लिखा हुआ है 6000 का स्टॉक बी ले लिया है, इससे पहले स्टॉक ए लिया था, यहाँ बी लिया है, नंबर 2 में सेम हो जाएगा। बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, 2 को हटा के हम यहाँ पर लिखेंगे 6000, और ये कितना हो जाएगा, 6000 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, यदि नहीं आ रहा हो तो आप हमें प्लीज कमेंट करेंगे। ठीक है ना, आगे है एक टाइपराइटर जिसको लेखा पुस्तक वसूली के व्यय की रकम 1500 रुपया थी, साझेदार ए ने इसका भुगतान कर दिया। इससे पहले भी आया था वसूली व्यय, पार्टनर्स ने चुकाया था, यहाँ भी है वसूली व्यय ए ने भुगतान कर दिया है, तो इसका एंट्री हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, तो यहाँ पे जो है ना 2A कैपिटल कर देंगे हम। वसूली व्यय कितना है, 1 मिनट, इसको अमाउंट को मिटा देंगे हम, 1 2, और ये हो गया 3। वसूली भी है 1500 रुपया, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1500 हो जाएगा, 1500 हो जाएगा। बीइंग डिसोल्यूशन एक्सपेंस पेड बाय ए कर देंगे हम। ठीक है ना, आगे एक टाइपराइटर जिसे लेखा पुस्तकों में पूर्णतः अपलिखित कर दिया गया था 200 में बेच दिया गया। टाइपराइटर है, अपलिखित संपत्ति है, मिला है आपको 200,
तो यहाँ पर लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 200 ठीक है। फिर आगे है वसूली खाते की हानि 14,000 को AB में बांट लिया गया। लॉस ऑन रियलाइजेशन, ये नंबर 1 2 3 और ये 4 था। अब नंबर 5 है वसूली खाते पर हानि होने पर एंट्री होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। यहाँ पर हम भी लिखेंगे पार्टनर्स AB है तो A कैपिटल अकाउंट डेबिट, B कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। हानि कितना है 14,000 है, 5 और 2 के अनुपात में बांटना है। 5 2 7 होता है, 7 दूना 14 2 5 ये हो गया 10,000 और B का हो जाएगा 4,000। गुना भाग में दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत ही सिंपल है, कर लेंगे आप लोग। चलिए ठीक है, और तो यहाँ पर कुछ नहीं है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है। 5 कह रहा है कि एक साझेदार श्री M ने फर्म की ख्याति 50,000 लेने के लिए सहमत हो गया। तो एक काम करते हैं, इसको पहले मिटा देते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा ओवर राइटिंग हो गया है। इसको मिटा देते हैं, फिर हम बनाते हैं। ख्याति क्या है? संपत्ति है। संपत्ति कौन ले लिया है? M ले लिया है। तो इससे पहले भी कई बार आया हुआ है कि संपत्ति B स्टॉक A ले लिया है, स्टॉक B ले लिया है। तो यहाँ पर ख्याति जो है M ले लिया है। ख्याति संपत्ति है। यदि कोई संपत्ति किसी पार्टनर्स के द्वारा लिया जाए उसका एंट्री होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। यहाँ पर M लिया है तो मिस्टर M कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना में? 50,000 में। नरेशन तो हम बोल ही चुके हैं, नरेशन का हो जाएगा बीइंग गुडविल टेकन ओवर बाय M। ठीक है। अगला पर लिखा हुआ है T ने पुराना कस्टमर जिसका 2000 का खाता गत वर्ष में अप्राप्त ऋण के रूप में अभिलिखित कर दिया गया था 50% जो है प्राप्त हुआ है। मतलब T के यहाँ जो है ना आपका कितना था? आपका 2000 था। ठीक है। और जो पूरी तरह से डूब चुका था, डेड हो चुका है, लेकिन आज आपको मिल गया 50, मतलब आधा मिल गया है। तो 2 का आधा कितना होता है? 1 होता है ना, अर्थात 2000 में से आपको आधा मिला है, 1000 मिला है तो रुपया आ रहा है। तो DR में कितना? 1000 टू रियलाइजेशन अकाउंट 1000। नरेशन आप लोग लिख लेंगे क्योंकि हम आपका टाइम वेस्ट करना नहीं चाहते हैं। ठीक है। आगे है कि एक संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी जिसका सरेंडर वैल्यू है 15,000 अपलिखित है। तो ये जो 15,000 है ये तो आपको मिलने वाला है, आपने LIC करवा लिया है। ठीक है। उसका कीमत कितना है? 15,000 है। तो प्रॉफिट है आपके लिए कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना? 15,000। ठीक है। ये 1 2 3 था, नरेशन तो बोले हुए हैं। अब नंबर 4 आएगा। 4 में क्या कर रहा है? 4 कह रहा है एक पुराना कंप्यूटर जिसे लेखा पुस्तकों में अपलिखित कर दिया गया था 5,000 वसूल होना अनुमानित था, बट N ने अनुमानित मूल्य घटाओ 40% पर ले लिया। मतलब जो 5,000 का सामान है ना उसको जो है क्या किया है? 40% माइनस पर ले लिया है। ठीक है। तो 5,000 का 40% कितना होता है? यहाँ निकाल लीजिए आप। 5,000 का 40%, 4 5 20, ये हो गया 2,000। अब 5,000 में 2,000 माइनस कर दो क्योंकि 40% माइनस है, इसका मतलब है कि 3,000 में लिया है। कम कौन लिया है? N लिया है ना, तो N के नाम पर जाएगा N कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना? 3,000। और ये भी कितना? 3,000। ठीक है। अगला पॉइंट है M एक पार्टनर्स है, श्रीमती M के ऋण 20,000 के भुगतान करने के लिए सहमत हो गया। तो M पार्टनर्स है, वह जो है भुगतान कर रहा है लोन का, मतलब दायित्व का भुगतान कर रहा है। तो ऐसा एंट्री आप लोग पढ़े हुए हैं कि यदि कोई दायित्व किसी पार्टनर्स के द्वारा चुकाया जाए उसका एंट्री होता है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू M कैपिटल अकाउंट। कितने का लोन है? ये 20,000 का है, 20,000। ठीक है ना। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। ठीक है ना, शॉर्ट क्वेश्चन है
हम प्रयास कर रहे हैं कि 1 से लेकर के 8 तक जो है ना इसी वीडियो में बना दें, ताकि आपको दोबारा सर्च करने की आवश्यकता न हो। ठीक है, ये 5 नंबर था। आइए अब देखते हैं हम 6 नंबर। थोड़ा सा लाइनिंग खींच रहे पहले हम। क्वेश्चन नंबर 6। चलिए 6 का पहला है कि 10,000 रुपये का जो है ना पार्टनर्स लोन है भुगतान कर दिया गया। तो पार्टनर्स लोन नाम तो दिया नहीं है, तो यहां पर लिखेंगे हम पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश बीइंग पार्टनर्स लोन पेड, या फिर पेमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन बीइंग पेमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन। आप इस तरह से नरेशन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। आगे एक्स एक पार्टनर्स ने अपनी ही संपत्ति को 300 में ले लिया। इफ एनी एसेट्स एक्स लिया है तो एक्स के नाम पर जाएगा एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना का संपत्ति है? 300 का, 300 का। ठीक है, अगला पॉइंट लिखा हुआ है लाभ हानि खाता का और वितरित शेष 30,000 रुपया है। एक्स वाई जेड 3 पार्टनर्स है। लाभ हानि खाता का शेष है, मतलब जमा शेष है तो लाभ है, लाभ को बांटना है आपको। सॉरी, नाम शेष लिखा हुआ है, और जो है नाम शेष मतलब हानि होता है और हानि को बांट देना है। अनुपात नहीं दिया है तो पार्टनरशिप का रूल कहता है लाभ हानि को हम बराबर बांटते हैं। हानि है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एक्स है तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई है तो वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड है तो जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 30,000 है, जब भी लाभ हानि का अनुपात नहीं दिया है तो लाभ हानि को हमेशा कैसे बांटते हैं? बराबर बांटते हैं। 30 है, तीनों में बराबर बांट दो। 10 या 30 होता है 10,000, 10,000 और ये भी कितना? 10,000। ठीक है, नरेशन बीइंग लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड। चलिए अगला पॉइंट क्या कहता है? वाई जिसने विक्टन, एक मिनट, फर्म की संपत्तियों से 1,25,000 की वसूली हुई है। ये सारा एंट्री मेरे पहले वाले वीडियो में दिया हुआ है, आप लोग देख लेंगे। संपत्ति से रकम प्राप्त होने पर एंट्री होता है कैश या बैंक, तो आप लिखिए यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट, फिर दूसरा आगे होता है टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट 1,25,000। ठीक है, आगे आगे है वाई जिसने विक्टन की कार्रवाई को कार्यान्वित करने का भार ले रखा है। इस कार्य के लिए 2,000 रुपया चुकाया गया। मतलब वाई को जो है ना कहा गया कि आप सारा काम कीजिए, आपको 2,000 रुपया मिलेगा। तो वाई पार्टनर्स है, पार्टनर्स को सबसे लास्ट में पेमेंट करते हैं, तो जो 2,000 रुपया है उसको हम क्या करेंगे? उसके पूंजी खाते में ट्रांसफर कर देंगे। उसका एंट्री हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, अर्थात तो टू वाई कैपिटल अकाउंट। कितना मिलेगा उसको? 2,000। ठीक है, और सबसे लास्ट में है लेनदारों को उनकी 30,000 राशि के बदले में पूर्व निपटारे में 28,000 रुपया चुकाया गया। मतलब लेनदारों को दिया गया है, कितना दिया गया? 28,000 दिया गया है। चलिए नीचे जगह है नहीं, ऊपर हम बनाते हैं। लेनदार दायित्व है, दायित्व को चुकाने पर एंट्री होता है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, तो यहाँ लिखेंगे हम रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। सबसे लास्ट का नंबर ये नंबर है 1 2 3 4 5 6, ये नंबर छठा है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश कितना? 28,000, 28,000 और ये भी 28,000। ठीक है ना। चलिए आगे तो कुछ है नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 में देख ही लेते हैं। ठीक है ना, जो बन जाएगा बन जाएगा, रह जाएगा तो रह जाएगा। 7 क्या कहता है वो देखते हैं। 7 नंबर, 7 यहाँ भी आपको जर्नल ही तैयार करना है। 7 कह रहा है कि बैंक ऋण भुगतान किया गया 12,000। ठीक है, इससे पहले भी आया हुआ था बैंक ऋण चुकाया गया। कितना चुकाया गया था? 12,000। सेम मेरे ख्याल से था ना। चलिए बना देते हैं। बैंक ऋण एंट्री हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि दायित्वों को चुकाने का एक ही एंट्री होता है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। ये 12,000 है
आप भी लिखिए 12,000। आगे 16,000 का स्टॉक क्यों ले लिया है, पार्टनर्स ले लिया है स्टॉक, एंट्री होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यों लिया है तो क्यू कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना, 16,000। साझेदार पी ने एक लेनदार को 4,000 का भुगतान कर दिया, लेनदार दायित्व है और दायित्व का भुगतान पार्टनर्स कर रहा है। एंट्री होता है यदि किसी दायित्व को किसी पार्टनर्स ने चुकाया हो तो एंट्री होता है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पी चुकाया है तो टू पी कैपिटल अकाउंट। कितना चुका दिया है, 4,000। आगे है विक्टर ने भी 2,000 रुपया क्यू द्वारा भुगतान कर दिया गया, नहीं एक एंट्री और रह गया, पुस्तकों में न दर्शाई गई संपत्ति को 1,200 में बेचा गया। ये भी इससे पहले कई बार आ चुका है, अपलिखित या गैर लिखित संपत्ति से रकम वसूल होने पर तो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, 1,200। रिकॉर्डेड एसेट्स है, वसूल हुआ है 1,200। आगे है विक्टन भी है 2,000 रुपया पार्टनर्स क्यू द्वारा चुकाया गया है, तो विक्टन भी है पार्टनर्स चुका रहा है तो सेम एंट्री हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, पर नीचे जगह है नहीं, काम करते हैं ऊपर मिटा देते हैं, ठीक है ना। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट क्यू चुकाया है ना, तो टू यहाँ पे हो जाएगा क्यू कैपिटल। कितना चुकाया है, विक्टन भी है 2,000, तो यहाँ लिखेंगे हम 2,000, ठीक है। और एक लास्ट में है विक्टन पर लाभ 36,000 रुपया पी और क्यू ने 5-4 के अनुपात में बांट लिया है, तो वसूली खाते पर लाभ होने पर एंट्री होता है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो पी है तो टू पी कैपिटल, क्यू है तो टू क्यू कैपिटल अकाउंट। कितना, 36,000, तो 5-4-9 होता है, 9 चुका 36 और 5-9 गुना 36,000, 9 चुका 4-5, ये हो गया 20,000 और ये 4 चुका 16,000। ये था क्वेश्चन नंबर 7 था। अब आइए क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, ठीक है ना। मेरे ख्याल से ये लास्ट क्वेश्चन होगा इस वीडियो में। 8 नंबर क्या कहता है, 8 नंबर यहाँ कह रहा है कि XYZ 2:1 के अनुपात में पार्टनर्स है, फर्म के समापन पर निम्न लेनदेनों के लिए आवश्यक रोजाना प्रदर्शन कीजिए, ठीक है। देनदार से 1,24,200 के देनदार थे, 1,20,000 के देनदारों को X ने इतना में ले लिया, बचे हुए देनदारों को एक संग्रह करने वाली एजेंसी को 50% मूल्य के लाभ पर दे दिया गया, ठीक है। आइए पहले बोर्ड को साफ करते हैं, फिर हम क्वेश्चन नंबर 8 भी बनाते हैं। 8 नंबर कहता है जो भी संपत्तियां हैं, जो भी दायित्व हैं, सबको वसूली खाते में हस्तांतरित हम कर चुके हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 1,20,000 के देनदारों को X जो है 1,17,000 में ले लेता है, X लिया है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे हम X कैपिटल अकाउंट डेबिट, X कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। देनदार संपत्ति है और यदि कोई संपत्ति किसी पार्टनर्स द्वारा लिया जाए उसका एंट्री होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। X लिया तो X कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, 1,17,000 में लिया है, ठीक है ना। आगे है कि जो बचे हुए देनदार हैं उसको जो है ना 50% पर बेच दिया गया है, ठीक है। एक मिनट, कहता है बचे हुए देनदार को शेष नहीं, कहाँ गया, बचे हुए देनदारों को एक संग्रह करने वाली एजेंसी को 50% मूल्य पर बेच दिया, तो कुल देनदार है 1,24,200, 1,24,200, इसमें से 1,20,000 तो X ले लिया है, बच गया कितना, 4,200 बच गया, इसको 50% मतलब आधा में बेच दिया गया है, तो आधा कितना होता है 4,200 का, कैश अकाउंट डेबिट 42 का आधा 21 होता है, 2100 टू रियलाइजेशन अकाउंट, कितना, 2100, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है,
अगला पॉइंट लिखा हुआ है नंबर 3, सो नंबर बी है, विविध संपत्तियां 1,70,000 की थी, कुछ वाई कुछ संपत्तियों को 7200 में खरीद लेता है। तो वाई, इससे पहले एक्स लिया था, अभी वाई लिया है ना, तो वाई डाल देंगे हम, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना में लिया है, 72,000 में लिया है, तो 72,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट, कितना, 72,000, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि यह जो 72,000 में लिया है ना, यह जो है पुस्तकीय मूल्य का 10% कम है, मतलब 90% है। आप इसको ऐसे निकाल सकते हैं गुना भाग करके। क्वेश्चन कर रहा है कि जो 72,000 में लिया है यह पुस्तकीय मूल्य का 10% कम है, 10% कम का मतलब हो गया 90%, अर्थात 90% बराबर 72,000, 100% बराबर वाट। ऐसा करने से 72 का सही कीमत निकल जाएगा। आप यहाँ गुना कर लीजिए, 72,000 गुना 100 बटे 90, तो 9 है 72। इसका मतलब ये हुआ कि जिस संपत्ति को आपने लिया है 72,000 में, उसका रियल कीमत कितना है, 8 3 2 5, 80,000 कीमत है। कोई दिक्कत। अब जो है कुल संपत्ति है 1,17,000, 1,17,000 में से जो है 80 का संपत्ति तो वाई ले चुका है। अब बच गया कितना हमारे पास बच गया 37,000। 37 के बारे में क्वेश्चन कहता है, बाकी 20 संपत्तियों को जेड जो है ना पुस्तकीय मूल्य के 80% पर ले लेता है। जो संपत्ति बच गया है 37,000, इसके बारे में कहता है इसको जेड ले लिया है 80% पर। तो गुना भाग कर लो, 0 0, 8 7 56, 8 3 24, 5 29, ये हो गया कितना, 29,600। ठीक है, मेरे ख्याल से दिक्कत आप लोगों को नहीं होना चाहिए। जो भी दिक्कत होगा यहाँ गुना भाग में हो सकता है, यदि हो तो आप हमें कमेंट जरूर करेंगे। जेड लिया है तो यहाँ लिखो जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, कितना में, 29,600 में, 29,600 में, ठीक है ना। और एक लास्ट में है, जेड श्रीमती जेड के 11,500 के ऋण को उपार्जित ब्याज 2300 के साथ चुकाने का दायित्व लेता है। मतलब जेड के वाइफ का लोन है, जेड ने कहा कि हम पेमेंट कर देंगे, तो जेड करेगा, उसका एंट्री हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल, क्योंकि जी वाइफ का लोन भी लायबिलिटी होता है, और यदि किसी दायित्व का भुगतान किसी पार्टनर्स द्वारा किया जाए, एंट्री होता है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जेड किया है तो टू जेड कैपिटल अकाउंट, कितना है, 11,500 प्लस 2300 जोड़ दो उसमें, 11,500 उसका लोन है, 2300 जो है ब्याज है, 5 3 8 2 1 3, 13,800, 13,800, ठीक है ना। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 के साथ, और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम आपको इस चैप्टर का सारा क्वेश्चन सॉल्व करके देंगे। यदि आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट करेंगे, हमारा पूरा प्रयास होगा आपकी कमेंट का जवाब देना। थैंक्स।